नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर चर्चा है। मैं आपके सामने हाजिर हूं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार के साथ 26 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस बार 3 नए विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। इससे मंत्रिमंडल में नए चेहरों का भी समावेश हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई केंद्रीय और राज्य के नेता शामिल हुए। गांधी मैदान को भव्य रूप से सजाया गया। हजारों जेडीयू बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग समारोह में शामिल हुए। मंच पर लगातार बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार के नारे गूंजते रहे। बीजेपी के मंत्रियों में मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, रामकृपाल यादव, संजय सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, शेषी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड की ओर से 8 मंत्री, जिनमें विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, मदन साहनी, डॉक्टर प्रमोद कुमार शामिल हैं। चिराग पासवान की पार्टी से संजय कुमार और संजय सिंह, जीतन राम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से संतोष कुमार सुमन और दीपक प्रकाश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। 202 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। नीतीश कुमार ने पहली बार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2010, 2015 2 बार, 2017, 2020, 2022 2 बार और अब 2024 में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वां कार्यकाल शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में जनजाति गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर आदिवासी समुदाय के पारंपरिक नृत्य, गीत, कला और हस्तशिल्प की रंगीन झलक प्रस्तुत हुई। वे बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आदिवासी नायकों के परिवारों को सम्मानित भी करेंगी। अंबिकापुर में जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाएं समाज की धरोहर है। उन्होंने आगे कहा कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज का विकास अपने आप होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था और उस वक्त अंग्रेजों को हर तरफ बिरसा मुंडा ही दिखाई देते थे। वे खुद आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासी संस्कृति को पहले भी जीती थी, आज भी उसी को आगे बढ़ा रही है। जल, जंगल और जमीन आदिवासी जीवन की पहचान है और इसे बचाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने आदिवासी युवाओं का सम्मान किया। इसके साथ ही वैद्यराज सम्मान योजना और ग्राम अखरा विकास योजना की शुरुआत की। इसी दौरान वे 70 साल पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गोद लिए गए बच्चों के परिवारों से भी मिली। वहीं दूसरी तरफ सरगुजा में पंडुत जनजाति के लोगों को राष्ट्रपति के कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया, जिससे उनके बीच नाराजगी दिखी। लखनपुर क्षेत्र के परसोटी कला गांव से आए पंडुत समाज के लोगों को टोल प्लाजा के पास ही रोक लिया गया। कार्यक्रम में मंच से मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में अब बिजली पहुंच गई है। बस्तर में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। सरकार आदिवासियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और लोगों तक राशन और बाकी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। राज्यपाल रामेन डेका ने भी बिरसा मुंडा को महान वीर बताते हुए नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आगे कहा कि आदिवासी संस्कृति बेहद खूबसूरत है। जब भी वे ऐसे कार्यक्रम में जाती हैं तो आदिवासी परिवारों और महिलाओं से मिलकर अच्छा लगता है।
राष्ट्रपति ने बताया कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का रिश्ता बहुत पुराना है और दोनों राज्यों के आदिवासी समाज की विरासत एक जैसी है। यहाँ के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को बहुत खूबसूरती से संभाल कर रखते हैं और इसके लिए सबका धन्यवाद। वे खुद आदिवासी समाज की बेटी हैं और इस बात पर उन्हें फख्र है। राष्ट्रपति ने बताया कि अंबिकापुर में 15 से 20 नवंबर तक बड़े स्तर पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर दीप जलाया और लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जनजाति नृत्य महोत्सव भी आयोजित किया गया। महोत्सव के विजेताओं को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। एसपीजी, डीजीपी और हजारों जवान तैनात रहे। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। कई स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। राष्ट्रपति के सरगुजा आने पर यह भी खास रहा कि वे देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ आए थे। राष्ट्रपति मुर्मू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गोद लिए गए पंडो समाज के बुजुर्ग बसंत से भी मिलने वाली थी। आदिवासी नेताओं को सम्मानित किया है। कार्यक्रम स्थल पर जनजाति विकास की प्रदर्शनी और क्राफ्ट मेला भी लगाया गया है, जहां आज़ादी की लड़ाई में आदिवासी समाज के ने जो योगदान दिया है उनके परिवारों को भी सम्मान दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत को 100 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और 25 लॉन्चर बेचने की मंजूरी दे दी है। ये पूरी डील करीब 780 करोड़ रुपए की। जेवलिन वही मिसाइल है जो यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों को आसानी से खत्म करती दिख रही है। अमेरिका की एजेंसी DSCA ने इसकी जानकारी दी। इस मंजूरी के बाद अब सिर्फ अमेरिकी संसद की औपचारिक स्वीकृति बची है, जिसे पूरा होने में करीब 30 दिन लगेंगे। इस डील में 2 बड़ी चीज़ें शामिल हैं: जेवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सक्लाइबर तोप के सटीक निशाने वाले गोले। भारत को 100 जेवलिन मिसाइलें ने 25 लॉन्चर, एक टेस्ट मिसाइल, ट्रेनिंग सिमुलेटर, रख रखाव की सुविधा मिलेगी। इसके साथ 216 एक्सक्लाइबर गोले भी मिलेंगे जो GPS के जरिए बेहद सटीक निशाना लगाते हैं। जेवलिन ऐसी मिसाइल है जिसे सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। इसका वजन करीब 22 किलो होता है। इसे पहाड़ों में ले जाना भी आसान है। इसकी खासियत फायर एंड फॉरगेट तकनीक है, मतलब सैनिक मिसाइल छोड़कर तुरंत अपनी जगह बदल सकता है और मिसाइल खुद अपने लक्ष्य को तलाश कर ऊपर से हमला कर देती है। टैंकों का ऊपरी हिस्सा कमज़ोर होता है, इसलिए जेवलिन एक ही वार में टैंक को उड़ाने की ताकत रखती है। इसकी मारक क्षमता करीब 4 किलोमीटर तक होती है। यूक्रेन युद्ध में जेवलिन ने रूस के कई टैंकों को नष्ट कर दिया। इसी वजह से इसे टैंक किलर कहा जाता है। भारत के पास इन मिसाइलों की संख्या बढ़ने से सेना की ताकत और बढ़ेगी। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ये काम आएंगी। पहाड़ी इलाकों में टैंकों को रोकने और पैदल सैनिकों को मजबूत बनाने में कारगर साबित हो। ये डील भारत और अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करेगी और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगी। भविष्य में भारत इन मिसाइलों को देश में बनाने की योजना पर भी काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज के रोगियों के लिए वजन बढ़ना सीधा खतरा माना जाता है, क्योंकि वजन बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी खराब होता है। इससे ब्लड शुगर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि डायबिटीज की रोगियों को नियमित रूप से अपना वजन चेक करते रहना चाहिए और वजन में किसी भी प्रकार की निरंतर वृद्धि को हल्के में नहीं लेना। रिपोर्टों के अनुसार भारत में लगभग 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। ये दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक बन गया है। WHO ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में संख्या और बढ़ सकती है। इस बढ़ती महामारी का सबसे बड़ा कारण है निष्क्रिय जीवन शैली, गलत खान पान और मोटापा। टाइप 2 डायबिटीज़ के अधिकतर रोगियों में मोटापा पाया जाता है। जब शरीर में फैट बढ़ता है तो इंसुलिन की संवेदनशीलता कम होती जाती है, जिससे ब्लड शुगर स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है। वजन घटाने से इंसुलिन रिस्पॉन्स बेहतर होता है, दवाओं की मात्रा भी कम करनी पड़ती है। डायबिटीज और वजन दोनों को कंट्रोल करने के लिए संतुलित आहार प्रभावशाली उपाय है। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सही अनुपात शामिल होना चाहिए। खाना फाइबर युक्त हो, तला भुना और अधिक वसा वाला भोजन कम हो। फल सब्जियां नियमित रूप से ले। ये न सिर्फ वजन कम करता है बल्कि ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। डायबिटीज रोगियों को रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे सफ़ेद चावल, मैदा, मिठाई, बेकरी प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। इनके स्थान पर जटिल कार्बोहाइड्रेट, होल ग्रेन्स लेना बेहतर रहता है, क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और शुगर स्पाइक नहीं करते हैं। फाइबर रिच खाद्य पदार्थ जैसे ओट्स, दालें, बाजरा, सब्जियां, सलाद और फल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए आदर्श माने जाते हैं। ये पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, बार बार भूख नहीं लगती, जिससे कुल कैलोरी सेवन कम होता है और वजन नियंत्रण में रहता है।
दिन में 5-6 छोटे छोटे मिल्स लेना बड़े भोजन की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। इससे शरीर में शुगर का उतार चढ़ाव कम होता है। लंबे वक्त तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर गिरता है और अचानक खाने से तुरंत बढ़ जाता है। ये डायबिटीज रोगियों के लिए खतरनाक है। जितने भी तले भुने भोजन है वजन बढ़ता है और ब्लड शुगर नियंत्रण बिगड़ जाता है। डायबिटीज रोगियों को अपनी डाइट में कम वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए और ताज़ा घर का भोजन प्रायोरिटी से खाना चाहिए। सिर्फ आहार नहीं, नियमित व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। रोज़ 30-45 मिनट की वॉक, योग, साइकिलिंग या हल्का व्यायाम भी कैलोरी बर्न करता है, इंसुलिन सोसाइटिविटी बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद करता है। निष्क्रिय जीवनशैली डायबिटीज़ को और खतरनाक बनाती है। डायबिटीज़ के साथ यदि आदमी 7-8% वजन कम कर लेता है तो हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, किडनी डिसीज और स्ट्रोक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है और दवाओं पर निर्भरता भी धीरे धीरे घट जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये कहानी बॉलीवुड के उस डायरेक्टर की है जिसकी एक भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं बेहद जीनियस डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की। उनका नाम आते ही लोगों को मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और संजू जैसी फिल्में याद आती। उन्होंने कम फिल्मों में काम किया लेकिन हर फिल्म हिट निकली। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन फिल्म मेकर्स में गिना जाता है। अब तक वो 4 नेशनल अवार्ड, 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। इंडस्ट्री में उनके जैसा रिकॉर्ड किसी और का नहीं। राजकुमार हिरानी का जन्म 20 नवंबर 1962 को नागपुर में एक सिंधी परिवार में हुआ। उनके पिता भारत पाक बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत और नागपुर में टाइपिंग क्लास चलाते थे। परिवार चाहता था कि हिरानी आगे चलकर सीए बने, लेकिन हिरानी का मन बचपन से ही एक्टिंग और थिएटर में लगता था। उन्होंने कॉलेज के दिनों में काफ़ी थिएटर किया और बाद में मुंबई के एक्टिंग स्कूल तक पहुँचे। वहाँ मन नहीं लगा, वह घर लौट आए। फिर फैसला कि फिल्म बनानी है तो उन्होंने पुणे के FTII में एडिटिंग का कोर्स किया। मुंबई आकर एडिटर बनने की बहुत कोशिश की, काम नहीं मिला। विज्ञापनों में काम शुरू किया और धीरे धीरे पहचान बनने लगी। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में पहला बड़ा मौका आया डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के साथ। उन्होंने 1942 से लव स्टोरी और मिशन कश्मीर के प्रोमो एडिट किए। यहीं से उनके लिए दरवाजे खुलने लगे। आखिरकार 2003 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS बनाई, सुपरहिट। इसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और संजू। हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल किया। लोग उनके निर्देशन की तारीफ करते थकते नहीं। उनकी खासियत यह है कि वो कॉमेडी में भी समाज की बात बताते हैं। उनकी फिल्में लोगों को हंसाती भी है और सोचने पे मजबूर भी करती है। कॉलेज लाइफ, दोस्ती, रिश्ते, समाज की छोटी छोटी बातों को बहुत खूबसूरती से अपनी कहानियों में पिरोते हैं। दर्शक उनकी फिल्मों से तुरंत जुड़ जाता है। कई बार तो लोग कहते हैं कि उनकी फिल्में परिवार को जोड़ देती हैं, क्योंकि हर उम्र के लोग उनकी फिल्मों में अपनी कहानी ढूंढते हैं। इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर भी राजकुमार हिरानी की बहुत तारीफ करते हैं। करण जौहर ने खुद कहा है कि उन्हें हिरानी से जलन होती है, क्योंकि उनकी फिल्मों में इतनी गहराई और सादगी होती है जो कम लोगों में देखने को मिलती है। SS राजामौली, जिन्होंने RRR और बाहुबली जैसी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने भी कहा कि हिरानी की फिल्मों के फ़ैन हैं, उनके जैसा एक सीन बनाना भी मुश्किल है। अनुराग कश्यप कहते हैं कि हिरानी बिना भारी भरकम चीज़ें दिखाए सीधे दिल को छू लेते हैं। वहीं जावेद अख्तर साहब का कहना है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ अच्छा डायरेक्टर नहीं, अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है, और राजकुमार हिरानी में ये दोनों खूबियाँ बखूबी शामिल हैं। उनकी फिल्मों का एक दिलचस्प राज उनके दोस्त, उनके हिरानी ने खुद बताया कि वो अपनी हर फिल्म में सबसे पहले अपने कुछ खास दोस्तों को दिखाते हैं। ये दोस्त आम दर्शकों की तरह बिल्कुल ईमानदार राय देते हैं, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है। हिरानी कहते हैं कि वही सबसे बड़ा सच बताते हैं और वही फिल्म की दिशा तय करने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक डॉक्टर ने 2.5 साल के बच्चे की आंख के पास लगी चोट पर टाँके लगाने के बजाय फेविक्विक लगा दी। फाइनेंसर जसपिंदर सिंह का बेटा मनराज घर में खेलते वक्त टेबल से टकरा गया। उसकी आंख के पास चोट लग गई। खून बहता देख परिजन तुरंत उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। परिजनों का आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टर ने घाव को ठीक से देखा भी नहीं और न ही कोई सामान्य प्राथमिक इलाज किया। उसने माता पिता से 5 रुपये वाली फेविक्विक मंगाई और घाव को उसी से चिपका दिया। फेविक्विक लगाने के बाद बच्चा पूरी रात दर्द से तड़पता रहा। डॉक्टर परिजनों को बार बार यह कहकर शांत कराता रहा कि बच्चा घबराए और थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। दर्द लगातार बढ़ता गया। हालात ख़राब होते देख रविवार
परिवार वाले अगले दिन सुबह से लोकप्रिय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर को जब पता चला घाव पर फेविक्विक लगा गई तो उन्होंने बेहद खतरनाक बताया। अगर फेविक्विक का थोड़ा भी हिस्सा आंख में चला जाता तो बच्चे की आंख की रोशनी तक जा सकती थी। उस बड़े अस्पताल के डॉक्टरों को फेविक्विक हटाने में लगभग 3 घंटे लगे। बहुत सावधानी से परत दर परत गोंद को हटाया ताकि त्वचा या आंख को कोई नुकसान ना पहुंचे। फेविक्विक हटने के बाद असली घाव दिखाई दिया और डॉक्टरों ने तुरंत 4 टाँके लगाए। बच्चे के माता पिता इस बात से हैरान थे कि जिस चोट पर सही तरह से टाँके लगाने चाहिए, वहां डॉक्टर ने इतनी लापरवाही से फेविक्विक लगा दी। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत मेरठ के सीएमओ से की है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने गंभीर मामला बताते हुए एक जांच समिति बना दी। समिति ये जांच करेगी कि इलाज करने वाला डॉक्टर प्रशिक्षित था, उसकी योग्यता क्या थी और अस्पताल में आपात स्थिति संभालने की सुविधाएं थी या नहीं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे आज तक का तजुर्बा ये है कि बहुत थोड़े दिनों के बाद लोग इसे भूल जाते हैं और इस तरह के डॉक्टर, इस तरह के अस्पताल छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अपनी मनमानी करते हैं। आज के चर्चा है में सिर्फ इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।